आज हम लोग बेटा मेंडल के तीनों लॉ लिख लेंगे। मैंने आपको कल बता दिया था 3 लॉ मेंडल के कौन से होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, डोमिनेंस में सिर्फ मेंडल के डोमिनेंट वाले लॉ में क्या था कि एक कैरेक्टर होता है जो कि डोमिनेंट होता है, एक कैरेक्टर होता है जो कि रिसेसिव होता है, जो कि छिप जाता है, अपने आप को शो नहीं कर पाता। दूसरा लॉ होता है सेग्रीगेशन का लॉ, उसमें क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताना है। तीसरा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है, जिसमें कि क्या करा गया है, डायहाइब्रिड क्रॉस को बनाया गया है। हम आज तीनों लॉ थोड़ा लिख लेंगे। तो हम मेंडल्स लॉ, पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख लीजिए बेटा आप, एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में, एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में डोमिनेंट एलील स्वयं को प्रदर्शित करता है। स्वयं को प्रदर्शित करता है, लेकिन दूसरा एलील छिप जाता है, जिसे रिसेसिव एलील, कहते हैं कि हेट्रोजाइगस पेयर है। जैसे कि क्रॉस करवाया था कैपिटल टी यानी कि टॉल को क्रॉस करवाया गया था स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ के साथ में। तो ये हम बेटा एक गैमीट ये, इसका एक गैमीट ये, पहले हमने इनमें से एक लिया था, हमने अभी भी एक गैमीट, पहले हमने एक ही गैमीट को दिखाया था, अब हम दोनों गैमीट इस तरीके से दिखा रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ बेटा, आप चाहें तो ये भी गैमीट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम शॉर्ट करने के लिए एक लिख देते हैं, लेकिन एक जीन एक के अंदर जाएगा, दूसरा वाला एलील दूसरे गैमीट के अंदर, ये वाला एलील इस वाले गैमीट के अंदर, ये वाला एलील इस वाले गैमीट के अंदर। सेम ऐसे ही इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ ना। पहले मैंने आपको चेकर बोर्ड वाला बताया, ये देखिए इसका क्रॉस इससे करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप दोनों तरीके से लिख लीजिएगा। अब इसका इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देखिए टॉल 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 क्या आ गई है, F1 जनरेशन। मतलब पहले एक ही लिया था, सिर्फ ये वाली एक दिखाया था, दो दिखाए थे, एक गैमेट के बारे में क्रॉस कराया था, हमने सिर्फ ये दिखाया था, हमने अलग अलग लिया था। हम इस तरीके से दिखाते कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन हो गई। ठीक, डोमिनेंट का लॉ हो गया। ठीक है बेटा, डोमिनेंस लॉ हो गया, जिसमें कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव। इसके बाद इसको सेल्फिंग करा देंगे तो वही आ जाएगा, कौन सा 1:1 वाला, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखाएंगे बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दूसरा लॉ,
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए, इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। कॉरन्स ने मेंडल के इस लॉ को फर्स्ट लॉ बताया, पहला नियम बताया, फर्स्ट लॉ। कॉरन्स कौन से थे? कार्ल कॉरन्स, जो 3 साइंटिस्ट जो आए थे मेंडल के मरने के बाद, उनमें से एक थे कार्ल कॉरन्स। उन्होंने मेंडल के इस लॉ को कहा फर्स्ट लॉ, जो कि आजकल है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को पहले दिया हुआ है, हम इससे वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ कहा, ठीक। इस लॉ के अनुसार रिसेसिव एलील जो कि छिपा हुआ रहता है F1 जनरेशन में, रिसेसिव एलील जो कि F1 जनरेशन में छिपा रहता है, छिपा हुआ F1 जनरेशन में छिपा हुआ रहता है, F1 जनरेशन में छिपा हुआ रहता है गैमीट्स के निर्माण के दौरान, गैमीट्स के निर्माण के दौरान सेपरेट हो जाता है। गैमीट्स के निर्माण के दौरान सेपरेट हो जाता है और गैमीट्स के निर्माण के टाइम में सेपरेट हो जाता है तथा F2 जनरेशन में फर्टिलाइज होकर अपनी प्योर फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म में दिखाई देता है। आपको मैंने कल बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ये नियम ये क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहता है, कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि F1 जनरेशन में थे, तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल वाला करेक्टर दिखाई दे रहा था, रिसेसिव नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब F2 जनरेशन में रिसेसिव दिखाई दिया तो वो कैसे दिखाई दिया कि F1 जनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो जो रिसेसिव वाला जीन था वो एक गैमीट के अंदर, रिसेसिव वाला जीन एक गैमीट के अंदर चला गया, रिसेसिव वाला जीन एक गैमीट के अंदर चला गया। वो गैमीट फर्टिलाइज हुआ होगा किसी दूसरे गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ या मेल गैमीट के साथ में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो F2 जनरेशन में अपने आप को प्योर फॉर्म में उसने दिखा दिया,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब गैमेट्स बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी कि जीन एक जीन अलग अलग गैमेट में जाता है। सीधी सीधी भाषा में आपको मैं ये लॉ बता दूं, इस लॉ का मतलब ये है F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड आता है जिसमें कि दोनों तरीके के जीन होते हैं, जिसमें कि दोनों तरीके के जीन होते हैं, डोमिनेंट वाला भी होता है, रिसेसिव वाला भी होता है। गैमीट के निर्माण के समय एक जीन एक गैमीट के अंदर, दूसरा जीन दूसरे गैमीट के अंदर पहुंच जाता है। इसको मैं आपको किस तरीके से बेटा, इसको मैं आपको समझाऊंगी अभी उस तरीके से। कौन सी तरीके से? गैमीट फॉर्मेशन हमने पढ़ा था बेटा, मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। मैं आपको अभी ये लॉ इस तरीके से देख लीजिए, अभी मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये लॉ हो गया दूसरा वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और आपको मालूम है इसमें हमको कौन सा मोनोहाइब्रिड क्लॉज बनाना है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्लॉज बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्लॉज बनेगा सेग्रीगेशन के लॉ में। कैसे समझ सकते हैं? हमने कहा कि ये कोई एक सेल है, इसके पास ये डीएनए है, ये इसके पास ये डीएनए है, ये वाला डीएनए, इसके पास ये जीन है कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है ना। या आप इसको कैपिटल टी ठीक है। एक ये है टॉल वाले का, ये है किसी टॉल वाले की सेल। हमने कहा ये किसी ड्वार्फ वाले की सेल है। स्मॉल टी एक क्रोमोसोम पर ये, एक क्रोमोसोम पर ये, ऐसे समझ लीजिए आप। फिर ये वाली सेल, ये एक सेल में, एक सेल में डिप्लॉयड है, 2 है ना। ये अब अपने गैमीट बनाएंगे, सपोज ये अपने गैमीट बनाएंगे, इसने अपने गैमीट बनाए। इसने अपने जब गैमीट बनाए तो आपको मालूम है कि ये अपने जब गैमीट बनाता है तो ये डीएनए को डबल करेगा, डीएनए को डबल करेगा, है ना। तो इस तरीके से इसने डीएनए को डबल करा, इस वाले ने डीएनए को डबल करा, तो ये इस तरीके से इसने कर दिया डबल। फिर आपने पढ़ा है मियोसिस डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, तो इससे जो 2 सेल बनी, 4 थे, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, यानी कि टी और टी आ गए, टी और टी आ गए। फिर इसने अपनी 2 सेल बनाई, एक टी ये, एक टी ये, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक टी ये और इस पर ये टी। देखिए 4 गैमीट बन गए इस वाली सेल से, 1 2 3 4 गैमीट बन गए ना, इससे 4 बन गए ना बेटा। सब में टी 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 जा रहा है। सेम इसी तरीके से इसके बन जाएंगे, टी 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 टी, 4 गैमीट इस तरीके से बन गए। फिर जब इसका और इसका क्रॉस करा तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। इसका मतलब ये जो सेल बनी ये वाली थी, जिसके पास ये कैपिटल टी और ये आया स्मॉल टी। तो आप खुद सोचिए कि जब ये अपनी 2 सेल बनाएगा, इसने अपनी 2 सेल बनाई सबसे पहले, जिस तरीके से इससे हुए ऐसे इस तरीके से इससे होंगे, तो जब इससे ये बनेगी तो ये F1 जनरेशन में ये दिखाई तो दे नहीं रहा है, ये तो टॉल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये सेल अपने गैमेट बनाएगी तो ये टी और टी बनाएगी, ये बनाएगी, और जब इनको किसी दूसरे गैमेट से फर्टिलाइज कराया जाएगा, सपोज इससे करा दिया गया, इससे कराया गया, इसने कैपिटल टी बना दिया गया, और ये इससे हो गई, अब सपोज ये इससे फर्टिलाइज हुई तो ये स्मॉल टी, तो F2 जनरेशन में तो प्योर दिखाई देगा, F1 जनरेशन में प्योर नहीं दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेग्रीगेशन हो गया। आप देख रहे हैं गैमीट का सेग्रीगेशन, किस तरीके से गैमीट अलग अलग हो गए, इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम तीसरे लॉ की बात करते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोरेंस ने इसको दूसरा लॉ कहा। तो कोरेंस के अनुसार यह मेंडल का सेकंड लॉ था। कोरेंस के अनुसार ये दूसरा लॉ था। इस लॉ को डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। मैंने आपको बताया था इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है। इस लॉ के अनुसार क्या लॉ है? इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अनुसार एक कैरेक्टर के दो फैक्टर्स, मेंडल ने फैक्टर किसको कहा था? जीन को। एक कैरेक्टर के दो फैक्टर्स, एक कैरेक्टर के दो फैक्टर एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। एक साथ ही अलग अलग हो जाते हैं। दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने डायहाइब्रिड क्रॉस समझा था बेटा, कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर, येलो और राउंड वाला जो कैरेक्टर था, इसका क्रॉस हमने कराया था ग्रीन और रिंकल के साथ। आपने देखा येलो यानी सीड का कलर, ग्रीन सीड का कलर, ये येलो कलर राउंड वाले कैरेक्टर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं था। ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं था कि ये शो हो रहा है तो ये अपना रंग नहीं दिखाएगा, ये अपना फॉर्म नहीं दिखाएगा, ये अपना रूप नहीं दिखाएगा, यानी कि ये आ रहा है तो ये नहीं दिखाई देगा, या ये आ रहा है तो ये नहीं दिखाई देगा। नहीं, इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। ये जब अपने गैमेट भी बनाएंगे तो एक वाई में से जाएगा ये गैमेट के अंदर और एक आर में से जाएगा ये, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले जब गैमेट बनते हैं तो वाई और एक आर ये बनता है। सेम इसी तरीके से वाई और आर ये दोनों अलग अलग गैमेट के अंदर जा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग गैमेट के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए कि इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। ऐसा नहीं है कि येलो वाला राउंड के साथ आएगा तो येलो दिखाई देगा या राउंड दिखाई देगा, कोई एक दिखाई देगा, नहीं। येलो और राउंड दो अलग अलग कैरेक्टर हैं जो अपनी अपनी पहचान अलग अलग दिखाते हैं और दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दोनों अलग अलग गैमेट में पहुँचते हैं, एक साथ अगर पहुँचते भी हैं तो वो दोनों कैरेक्टर अपने अपने दिखाएंगे। जैसे कैपिटल वाई, जैसे कि गैमेट में बाद में बनाया ना बेटा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर अलग अलग आए हैं अगर एक गैमेट के अंदर, तो इसका मतलब तो ये है कि ये
ऐसा नहीं कि ये येलो दिखाई देगा, ये कैसे दिखाई देगा, येलो राउंड, है ना, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। कैसे हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो डायहाइब्रिड क्रॉस आपका इसमें बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा मैं इसके बाद यहाँ पे तीनों लॉ समझ लिए, किस लॉ में कौन सा क्रॉस बनाना है ये भी समझ लिया। फिर हमने कहा था कि मेंडल के कुछ अपवाद भी थे बेटा, मेंडल के एक्सेप्शन क्या थे? मेंडल के एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इससे पहले चलिए पहले मैं आपको मेंडल के एक्सेप्शन, मेंडल्स लॉ एक्सेप्शंस, मेंडल के लॉ के जो एक्सेप्शन थे, पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला अपवाद कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल को कहा कि मटर के अलावा आप जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं वही सारे एक्सपेरिमेंट आप हेरेशियम नाम का प्लांट था उस पर करके देखिए, और ये देखिए कि क्या हेरेशियम नाम के प्लांट पर भी वही सारे रिजल्ट आ रहे हैं जो मेंडल के मटर के पौधे पर आ रहे थे। क्या मटर के पौधे के रिजल्ट हेरेशियम नाम के पौधे पर दिखाई दे रहे थे? तो मेंडल ने ये नहीं किया, हेरेशियम नाम के पौधे पर उन्होंने काम नहीं किया दोबारा से। लेकिन और साइंटिस्ट ने जब हेरेशियम नाम के पौधे पर काम करा या और किसी पौधे पर काम करा तो उन्होंने देखा कि मेंडल के नियम के अनुसार जो फिनोटाइपिक रेशियो या जो जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा था वो दूसरे पौधे पर नहीं आ रहा था, जबकि सेम क्रॉस करवाया जा रहा था। उन्हीं में से एक अपवाद आपको जो पढ़ना है, मेंडल के लॉ के जो नियम थे उनके अपवाद, मेंडल के एक्सेप्शंस, मेंडल के अपवाद, उनमें से एक आपको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब अपूर्ण प्रभाविता, है ना। अब मेंडल ने क्या कहा था? पूरी तरीके से एक एलील जो है वो डोमिनेंट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन था। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन से प्लांट पर किया गया? मिराबिलिस जलापा पर। मिराबिलिस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए कौन से पौधों पर किया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस? मिराबिलिस जलापा और स्नैप ड्रैगन। स्नैपड्रैगन में या मिराबिलिस जलापा को बेटा 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा में या स्नैपड्रैगन में लाल रंग के फूल यानी रेड कलर के फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर होते हैं और वाइट फ्लावर होते हैं। जब मेंडल के क्रॉस के अकॉर्डिंग इसमें क्रॉस कराया गया तो देखिए क्या क्रॉस था, मतलब क्या क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी गई इसमें। ठीक है, जब मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन के लाल रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल में क्रॉस कराया गया तो कैसे कराया गया ये क्रॉस, क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस था? आर ये लिया गया रेड कलर के फ्लावर, इसका क्रॉस कराया गया वाइट कलर के फ्लावर के साथ। सेम प्रोसेस है बेटा, ये पेरेंट हैं। अब आप क्या नीट बना लीजिए, इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस करा लीजिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। आगे क्या? एफ1 जनरेशन। ये रेड था, ये वाइट था। मेंडल के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा था? ये कैसा दिखाई देता? रेड। पर ये रेड नहीं दिखाई दिया, कैसा दिखा? पिंक। रेड और वाइट मिलकर हो गया पिंक। तो मेंडल ने कहा था कि एफ1 जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट पेरेंट जैसे दिखाई देता है, पर यहाँ पर तो
कोई रेड नहीं दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? पिंक कलर की फ्लावर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? पिंक कलर के फ्लावर दिखाई दिए। फिनोटाइप इसका पिंक कलर का है, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते तो फिर तो ये रेड होना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है और ये रिसेसिव है, ये आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है। फिर जैसा मेंडल ने कहा था बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, इसका सेल्फिंग कराई गई, यानी इसका क्रॉस इसी से कराया गया। आपको मालूम है हमने इस तरीके का चेकर बोर्ड बनाया था, तो ऐसे ही बनाएंगे। इसके गैमेट ध्यान लिख लीजिए, इसके गैमेट ध्यान लीजिए। इसके गैमेट हो गए कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके भी हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको इससे किया तो देखिए कैपिटल आर, फिर इसको इससे किया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे किया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे किया तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा दिखाई देगा? ये कैसा दिखाई देगा? रेड। ये कैसा दिखेगा? सॉरी, ये कैसे दिखेगा? पिंक। ये कैसा दिखेगा? पिंक। ये कैसे दिखेगा? वाइट। क्या आ गई? एफ्रो जनरेशन। जैसे हम लोगों ने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था ना, वैसे ही यहाँ पर निकालिए। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो जैसा दिखाई दे रहा है, बताइए। रेड कलर के फूल कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। बताइए पिंक कलर के फूल कितने दिखाई दे रहे हैं? दो। बताइए वाइट फूल कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। 1 to 1 का फिनोटाइपिक रेशियो आया। अब हमने कहा कि जीनोटाइपिक रेशियो भी बताओ इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी बताइए। तो आपने कहा कैपिटल आर कितने हैं? एक। आपने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? दो। स्मॉल आर कितने हैं? 1 2 1। जीनोटाइपिक भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1 to 1 आया और फिनोटाइपिक भी 1 to 1 आया, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आता है, यानी कि 1 to 1 हो गया। मेंडल का एक्सेप्शन, मेंडल के अनुसार तो फिनोटाइपिक रेशियो ये तो है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही, एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया है। मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए था और जीनोटाइपिक रेशियो 1 to 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मिराबलिस जलापा और स्नैपड्रैगन में तो जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है वो दोनों ही 1 to 1 ही आए हैं, इसीलिए इसको मेंडल का एक्सेप्शन कहा गया, क्योंकि ये मेंडल के लॉ को पूरी तरीके से गलत साबित करता है। तो ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन कहलाया। आपको मेंडल के लॉ के और भी एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। पहले ये जो एक्सेप्शन है इसको मैं आपको एनसीईआरटी से बताती हूँ बेटा जरा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना भी ज़रूरी है। ये होगा, देखिए पेज नंबर 76 पर ये देखिए क्रॉस दिखाया गया है, यही वाला ये दिखाया गया है क्रॉस, रेड और वाइट के बीच में एक पिंक दिखाई दिया, सेम ये क्रॉस 1 to 1 का रेशियो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीज वर रिपीटेड यूजिंग other traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was between the two. इन्होंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बता रहा है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे सेम वैसे ही क्रॉस दूसरे पौधों पर किए गए, तो वो रिज़ल्ट नहीं आए। उसमें F1 जनरेशन में दोनों में से कोई पेरेंट, F1 जनरेशन में दोनों में से कोई पेरेंट का कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा था, कोई तीसरा ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा था जो कि दोनों के बीच का था, जो कि दोनों पेरेंट के बीच का था। रेड और वाइट को मिलाएंगे तो पिंक ही आएगा बेटा। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पीशीज। ये स्नैपड्रैगन को क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन मैंने बताया था ना बेटा, स्नैपड्रैगन जो बताया था बेटा, स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर कहते हैं, इसका जो उसके जो करोला होते हैं ना वो थोड़े से इस तरीके से होते हैं, डॉग के जैसे दिखाई था, बुलडॉग के मुंह के जैसे, इसीलिए। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, आर के बीच क्रॉस कराया गया, आर के बीच क्रॉस कराया गया, तो उन्होंने कहा 1:1 आया। हियर द जीनोटाइप रेशियो एग्जैक्टली वी वुड एक्सपेक्ट इन मेंडेलियन मोनोहैप्लॉइड बट द फिनोटाइपिक रेशियो हैड 3:1 dominant recessive ratio. What happened was that capital R was not completely dominant over small r. ये कह रहे हैं कैपिटल R पूरी तरीके से स्मॉल r पर प्रभावी नहीं था, कैपिटल R स्मॉल r को नहीं छिपा रहा था, इसलिए करेक्टर जो है दोनों के बीच का दिखाई दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिर ये डोमिनेंस बताया गया बेटा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपके बोर्ड के लिए, नीट के लिए, नीट में भी क्वेश्चन बनता है ना, बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरा प्रोसेस पूछा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि मेंडल के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो अपने पेरेंट के जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब स्नैपड्रैगन पर इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया तो F1 जनरेशन में आने वाले पौधे अपने दोनों पेरेंट में से किसी से भी नहीं मिलते थे। दोनों की उनका जो जनरेशन आई थी F1 जनरेशन, उसका कैरेक्टर दोनों पेरेंट के बीच का कैरेक्टर था। इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये वाला क्लॉज आपको बनाना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं, यानी कि 1:1 ही आते हैं। इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं। अभी हमने मेंडल का एक एक्सेप्शन पढ़ा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद अब हम लोग मेंडल के दूसरे एक्सेप्शन पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे और भी पढ़ना है।